नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, एक कंपनी जो कंपनी खासकर कहती है किसान को लेकर, किसानी को लेकर, करती क्या है? तो किसान और किसानी से जुड़ी हुई चीज़ों में काम करती है, चाहे वो क्रॉप प्रोटेक्शन का बात हो या फिर उसमें अलग-अलग चाहे वो इरिगेशन का तरफ जो सिंचाई की चीज़ होती है, उस पे कंपनी काम-काज करती है। इसमें खास करके आज ये भी देखा गया कि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट भी कंपनी लॉन्च करती है, जो कि खास करके किसके लिए? फार्मर्स के लिए काम करती है। इसके अलावा कहती है हाईटेक प्लानिंग्स मटेरियल इनके पास है, एनवायरमेंटल कंट्रोल एग्रीकल्चर को लेकर कहती है। पाइप एंड फिटिंग्स के भी कामकाज देखती है। माइक्रो एंड मीनिंग स्प्रे जो कि खासकर सिंचाई की चीज़ें होती है उसमें फ़िल्टर, डोज़िंग्स, पंप्स एंड इंजेक्शन का कामकाज है। इन सब पे कंपनी का रोल रहा है। रोल रहने के साथ-साथ यदि हम उनके कुछ और पहलू की तरफ ध्यान देंगे, जो स्टॉक मार्केट की बातें से जुड़ी हुई है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आज ये स्टॉक अभी की बात करें, तो अभी भी अंडर वैल्यूड है। पहली बात क्या हुई? अंडर वैल्यूड हो गई। किससे? केवल बुक वैल्यू से। बट इंट्रिंसिक वैल्यू से यदि कंपेयर करें तो वो बहुत कम की बात कहते हैं, अर्थात इनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट है इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा है। कहाँ से? इनकी क्वालिटी अर्निंग पर से। केवल ₹2 की फेस वैल्यू वाली शेयर कितनी पर शेयर कमाती है? 7 पैसे कमाती है। और इसके अकॉर्डिंग मार्केट का जो क्राउड है, जो इनका इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्टेड बात है, जो 120 एक्स के अकॉर्डिंगली गुने के हिसाब से मार्केट में भीड़ खड़ी है। और मार्केट की करंट प्राइस करीब 74 तक पहुंचती है, जो कि हायर टू हायर 84 से केवल कुछ ही दूरी से नीचे खड़ी है। अब इनको लेकर के जब जब चार्ट देखेंगे तो चार्ट में हमें ट्रेंडिंग दर्ज करती है। और चार्ट की ट्रेंडिंग ये कहती है कि अपने जिस प्राइस पे उन्होंने सपोर्टिंग लिया था, उसके बाद मार्केट इनके पास मल्टीपल लेयर क्या है? मल्टीपल लेयर ऑफ रेजिस्टेंस की बात कहते हैं, जहाँ पे ये अपनी नई कुछ उड़ान के लिए तैयार होती नजर आती है। तो इसमें क्या-क्या पार्ट पार्ट को हम लिख देंगे, खास करके केवल बिजनेस मॉडल से नहीं, बिजनेस मॉडल के अलावा बिजनेस आउटपुट के बारे में, फिर बिजनेस के अलावा आउटपुट से क्या इनकी रिस्क फैक्टर कहती है, क्या कंपनी अपने रिस्क फैक्टर कितने पे चल रही है, और उस रिस्क फैक्टर के मुताबिक मार्केट से क्या रिटर्न और रिवार्ड की कामना होती है और किया जाता है, एक्सपेक्टेशन जिसको हम कहते हैं। चलिए, कंपनी का नाम है जैन इरिगेशन सिस्टम्स। और ये कहती है, जो कंपनी को लेकर के, जो इसमें प्रोमोटर का जो कंट्रोल रहा कंपनी में, वो काफ़ी कम है, अर्थात केवल 20% की कंट्रोल है। मार्केट की मैंने करीब 66 करोड़ से ज़्यादा के शेयर हैं। इंडस्ट्रियल के पी कहता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट की जो वैल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा ओवर वेटेज हो चुकी है। आरओई का आंकड़ा न्यूट्रल के आसपास की बात कहती है। आरओसी थोड़ा सा मिनिमम 5% के आसपास दर्ज करती है। 28-26% की होल्डिंग में एक बड़ी डिमेरिट की बात यह है, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं ने 58-60% के आसपास की प्लेज करके रखी है। ये इनको क्या दिखाती है? एक डिमेरिट दर्ज कर। इसके अलावा डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.73, और करंट रेशियो के नंबर भी 1.32 का नंबर दर्ज कर। इन सबके पीछे यदि हम नेट इनकम मार्जिन को देखें तो वो जीरो दर्ज करती है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ? कंपनी खुद कारोबार नहीं कर पाती है या कर पाती है? ये तो एक समरी डेटा बेस था। इसको लेकर के हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? जो कंपनी खास कर कहती है, जो एग्रीकल्चर पाइपिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, यहाँ पे पीवीसी पाइप है, एचडीपीसी पाइप है, प्लास्टिक सीड्स की बात करती है, एग्रो प्रोसेसिंग प्रोसेस प्रोपोर्शन की बात, रिन्यूएबल एनर्जी में कामकाज करने की उत्साह से कामकाज करती है। जहाँ पे फ्रूट्स प्रोसेसिंग हो, स्पाइस प्रोसेसिंग का काम हो, अ, अ, इसके अलावा आज चाहे वो आईक्यूएफ की बात करें, इन पे कंपनी का जो कामकाज रहा, उनसे इनकी फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ हम मूव करते हैं। और मार्केट की लेवल पे हम एक गोल्डन सिंगल से रूल देखेंगे कि क्या क्या आखिर सेल्स के बेसिस पे मार्केट को सेंटिमेंट दर्ज करती है, या प्रॉफिट के बेसिस पे करना चाहिए, या फिर उसके बेसिस पे नहीं, क्या सेल्स को लेकर के या फिर उसकी बैलेंस शीट की उन हकीकतों से बयां करना चाहिए, जो कि हमें क्या दिखाती है? एक रास्ता दिखाती है फंडामेंटल स्ट्रेटजी को लेकर के, जो कैसा रहा। इनका चार्ट ग्राफ इस तरह से
क्वार्टरली बन के नजर आती है, जिसमें कि कई बार उन्होंने अप और डाउन का सिचुएशन क्रिएट करती नजर आई। ईयरली डेटा की तरफ मूव करके देखा जाए तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तो बेटर करती जा रही है फ्रॉम द 24 तक की बात, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें उसमें लास्ट इस साल की बात में इसमें एक गिरावट का संकेत मिलता है फ्रॉम द मार्च से जून में, जून से भी सितंबर की डेटाबेस कहती है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कहता है कंपनी खुद का कारोबार भी करीब करीब 575 करोड़ के करती है, और ओवरऑल जो कंपनी का कारोबार रहा वो करीब उससे डबल हो जाता है और 1200 करोड़ के आसपास टच कर। उस 1200 करोड़ में कंपनी कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर रही है। प्रॉफिट बुक ना करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, कंपनी ओवरबर्डेड है। कैसे है? जहां तक हम लोग नंबर को देखें यहाँ पे तो वो नंबर कहती है कि नंबर तो ठीक है, छोटा सा नंबर है से 0.73, लेकिन इसको हकीकत जब देखेंगे तो इसमें ये दर्ज करती है जो कंपनी के पास सर इंटरेस्ट की बर्डन काफी ज्यादा सता रही है। 100 करोड़ से ज्यादा की बात कहती है जो इनको पचती नहीं है। पाती है ईयरली ग्रोथ में देखा गया कि कंपनी भले ही सेल्स बेटर करती ना जा रही है, लेकिन इतनी इनके पास इतनी ज़्यादा बर्डन है ना, खास करके लोन को लेकर के, तो उनको देना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। और यदि वो प्रॉफिट कमा भी लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से तो वो दे नहीं पाते हैं। और अदर सोर्स ऑफ इनकम में देखा गया कि मार्केट अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन लास्ट ईयर में इनकी क्या हुई, एक डिक्लाइनिंग मोड्स में देखने को मिला। इसको लेकर के जब हमने बीएससी की डेटाबेस के हिसाब से देखेंगे तो वो प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज स्मॉल कैप की कंपनियां रही, छोटी सी कंपनियां हैं। और इसके अकॉर्डिंग कहती है कि स्टैंडअलोन डेटाबेस पे आपने क्या किया, रिवेन्यू डिक्लाइन किया, प्रॉफिट डिक्लाइन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उसमें आपने बेटर किया, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपने डिक्लाइन दर्ज किया। तो क्या क्या समझ में आया? इसमें समझ में आती है कि एक तरफ प्रॉफिट तो क्या होती है, सस्टेन नहीं करती है, दूसरी तरफ सेल्स घट जाती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है। तो ये इनके लिए केवल कुछ जब हम कुछ पॉइंट लेते हैं कि उसमें कौन सी पॉइंट बेटर बेटर क्या उनको फेवरेबल करती है, कौन से पॉइंट इनफेवरेबल करते हैं, तो उनको देखा और समझा जा सकता है। इसको लेकर के हमने कलेक्टिवली डेटा लिया नेट इनकम मार्जिन को लेकर, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली नुकसान दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग पर शेयर में 7 पैसे तक की बात कहती है। ये मुझे समझ में नहीं आया। क्यों कि नहीं समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि लास्ट कुछ पीरियड में यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट डालना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट में क्या हुआ, लास्ट 3 करोड़ से ज़्यादा के नुकसान बुक कर। इसके अकॉर्डिंग तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग तो ये क्या दर्ज करती है, ये प्रॉफिटेबिलिटी बुक करती है। नहीं, ये तो निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। चलिए इनको लेकर केवल हम ना फंसे, आगे भी इनके साथ साथ बहुत सारे पहलू हैं जिनको भी कंक्लूजन की तरफ जानना चाहिए। और वो कहती है इनको लेकर के जो क्या कंपनी जो कारोबार कर रही है उसमें रिस्क क्या रहा, तो रिस्क को लेकर दर्ज करते कंपनी के पास 133 दिन की रिस्क फैक्टर की बात दर्ज कर। अर्थात इसको यदि हम समझें तो बैलेंस शीट की फिगर कहती है कि कंपनी अपनी कर्ज को लेकर बड़ा चिंतित है। बड़ा चिंतित इसलिए है कि कर्ज भी लगातार ज्यादा है कंपैरिजन टू द बाकी पार्ट को लेकर के, और इनका इंटरेस्ट खास करके काफी हाई, क्या है, इंटरेस्ट काफी हाई पे कर रहे हैं। भले इनके पास जो कर्ज है वो थोड़े बहुत करके पे आउट और डाउन भी होती नजर आती है, इसमें अमाउंट पे हो जाती है 1 साल 6 महीने के दौरान। इन्होंने फिक्स असेट्स को कम किया, और क्या कम करती नजर आती है, बाकी चीज तो वेटेज तो इनका लगातार बढ़ा है। तो जब बढ़ती जाती है, जब आज भी रिजर्व इनके पास अच्छे खासे हैं, तो क्या जो इनके पास सबसे ज्यादा जो इनके पत्थर दिख रहे हैं उनको क्या खत्म नहीं करना चाहिए? और यदि ये खत्म कर देती है, क्या करती है, एक तो इसमें डिमेरिट दो तरह से दिख रही है। एक तो प्रमोटर के एक ये डिमेरिट की बात कहती है, और दूसरी तरफ डेट टू इक्विटी को लेकर कहती है कि यदि इनको ज़्यादा हाई बर्डन है तो इनको कम करती है, तो ये आने वाले समय में बेटर कर सकती है। यदि सेक्टर वाइज इनका कामकाज इस तरह के सेक्टर से बिलोंग करती है और कामकाज करती नजर आती है, कहती है द फॉर्मर्स प्राइड्स एंथेम की बात की। इसको लेकर जब हम देखा तो ये कहती है, जो इनको हमने यदि रिस्क एनालाइज देखा तो समझ में आया कि सेल्स के अकॉर्डिंगली कंपनी 36% की क्या दे रखी है, उधार पे बिक्री कर रखी है, जो 140 दिन में पैसा आएगा। ठीक है,
और प्रॉफिट कम था, तो प्रॉफिट के आंकड़ा पे जो उधार था वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट 700% से ज़्यादा दर्ज करेगी। ऑब्वियसली बात है, जब निवेशकों का इंटरेस्ट जाने तो वो अचंभित करती है। क्यों अचंभित करती है? यदि चार्ट लेवल इनका ऐसा दर्ज करती है कि मार्केट में कई बार अप डाउन होती नजर आई है, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी की कुछ रणनीतियां रही है। रणनीतियां क्या रही? जो कंपनी आज भी अट्रैक्टिव बनती है उसके पीछे वजह है एफआईडीआई की होल्डिंग। यहाँ पे डीआई लगातार 9% के आसपास होल्ड कर, जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तादाद की बात करें या फिर यूको बैंक, अब ये सब पोजीशन कैसे आया? क्या उन्होंने लोन के बदले इक्विटी लिया या कुछ और आंकड़ा दिया? क्योंकि सारे सारे बैंक्स देखने को मिले, जहाँ पे कैनरा बैंक्स मुंबई ब्रांच या बाकी सारी कंपनी, यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स ऑफ इंडिया, जिनके पास एक 2-2% की होल्डिंग है। तो ऐसा है, डीआई की बात उन्होंने दर्ज की। पब्लिक की होल्डिंग में देखा गया कि कोई बड़ी बड़ी की बात तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे निवेशक हैं, बड़ी निवेशक की लिस्ट में आते हैं, जहाँ पे 5%, 4%, 2-2% के आसपास होल्डिंग इस कंपनी में बना के रखी है। चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का ही बात क्यों ना करें, इस कंपनी में 1% की होल्डिंग है इनकी। इसका इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का केवल कुछ कंपनी में होल्डिंग है, इसमें एक कंपनी इसका भी नाम आज, जिसका नाम है जैन इरिगेशंस। इसके अलावा की बात करूं, नंबर ऑफ शेयरों का जो लिस्ट है वो भी करीब 2 लाख से ज़्यादा निवेशक इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। मार्केट में आज भी वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही है, उसके पीछे वही वजह है जो यहाँ पे ये थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और यहाँ पे भीड़ का आंकड़ा क्या करती है, ये दबाती है। किसको लेकर के? इनकी इंटरेस्ट की बर्डन को लेकर। आज मतलब इंटरेस्ट खत्म कर दे कंपनी तो शायद इनकी जो रैली है ना काफी बेटर। जहां तक सवाल है कंपनी में प्रमोटरों का, सॉरी मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट 19 के बाद कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया जो कि निवेशकों के हित में हो सकता है। लेकिन लेकिन की बात करें तो हमारे सामने कुछ डेटाबेस सामने निकल के आते हैं, जहाँ पे कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पे के अकॉर्डिंग देखा जाए, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एस्ट्रल हैं या फिर एस्ट्रल्स के अलावा फिनोलेक्स जैसे कंपनी है, वन टाइम टेक्नोट्रास, इन सभी कंपनियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा किसी के यहाँ भीड़ है तो इसी के स्टॉक में भीड़ है। और भीड़ के पीछे वजह क्या था कि इसका नंबर में क्या करती है, दबाव डाल रही है। कौन डाल रही है? इंटरेस्ट की बर्डन बैंक लोन डाल रही है, काफी ज्यादा बैंक लोन करती है। लायबिलिटी की बात यहाँ पे कुछ अच्छी बातें तो बिल्कुल शामिल नहीं करती, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट इतने सारे होने के बावजूद भी एफआई और डीआई की अच्छी खासी भूमिका रही है, और ये दर्ज करती है। डीआई की तरफ तो मैंने समझ लिया कि चलिए मैं इसमें हो सकता है कि इनका कर्ज का सिचुएशन खराब होगा तो उन्होंने अपनी शेयर को दे दिया होगा। क्यों ऐसा है तो अभी का बात नहीं, कभी कंपनी के पास अल्टीमेटली देखा गया कि अच्छी खासी होल्डिंग थी। पहले तो देखा गया कि 64% तक की होल्डिंग दर्ज करती थी दिसंबर 21 में, बाद में होल्डिंग धीरे धीरे कम हो गई, शायद शिफ्ट कर लिया होगा। इनको लेकर के हमने समझने की कोशिश किया है। इसके अलावा यदि हम लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो 2 सितंबर को उन्होंने अपडेट दिया था, और कंपनी के पास फंड की बड़ा इशू है, तो उन्होंने ईएसओपी के थ्रू कुछ फंड भी रेज करने की कोशिश किया, फंड उन्होंने लेने की कोशिश की, और ये दर्ज करती नजर आई। ऑलमोस्ट यदि देखा गया कि कंपनी में यदि ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल तो पिछले 5 साल 10 साल में कुछ लगातार डिमांड बनी है, और कुछ बार मार्केट में पैसे टूटे भी, शेयर की वैल्यूएशन टूटी भी, और कई बार मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ी भी। लेकिन एज ऑन टाइम की बात करें पिछले 5 साल के डेटाबेस में, तो चाहे वो पिछले रिकॉर्ड से बात करें या आज के रिकॉर्ड से बात करें, जब भी जिन लोगों ने जहां भी लगाया है पैसा वो आज भी वो सस्टेन करने के लायक बनती है और आगे बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है, क्योंकि अंदर वैल्यूड की श्रेणी में आती है और सेगमेंट बेटर की बात कहती है, जो खास करके एग्रीकल्चर फैक्टर को लेकर के यहाँ पे सेंटिमेंट इनको डीआईआरएफआई की तरफ से देखने को मिलता है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। सिंगल से गोल्डन रूल कंप्लीट रिसर्च करते हैं हमेशा, हमेशा जब मौका मिले तो प्रॉफिट को वसूलते रहना चाहिए और एसएल को भी खत्म करते रहना चाहिए, जिसको लॉस कहते हैं। थैंक्स फॉर द